नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान, रानी पद्मिनी के शौर्य और रावल रतन सिंह की वीरता और गोरा और बादल के बलिदान के बारे में देखा था। आगे इतिहास के इस क्रम में मैं बात करना चाहूँगा मेवाड़ के उद्धारक के बारे में, जिसने जो चित्तौड़ का किला मेवाड़ के हाथ से निकल चुका था 1303 में, उसे वापस प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, मैं यहां नाम लेना चाहूंगा मेवाड़ के राणा हम्मीर के बारे में। राणा हम्मीर के बारे में। और राणा हम्मीर का जो शासनकाल रहा वो 1326 से लेके 1364 ईस्वी तक का माना जाता है। दोस्तों, अगर राणा हम्मीर के बारे में देखें तो सबसे पहले तो हम्मीर के कुछ उपनाम, कुछ उपाधियां हमें यहां देखने को मिलेगी। ये वही राणा हम्मीर है जिसे इतिहास में कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम यानी विपरीत, घाटी यानी कि मुश्किलें, पंचानन यानी कि शेर की विपरीत परिस्थितियों में भी शेर के समान परिस्थितियों का सामना करने वाला कोई शासक किसी को बताया गया तो वो है आपका राणा हम्मीर। ये उल्लेख मिलता है इस नाम का कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, यानी कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कहां पे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। आगे मैं बात करूं तो राणा हम्मीर को कहा गया है मेवाड़ का उद्धारक। क्यों कहा गया मेवाड़ का उद्धारक? क्योंकि 1326 में इसने चित्तौड़ दुर्ग को वापस प्राप्त करने में और गुहिलों के इतिहास को वापस से गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। इसी हम्मीर को कहा गया है प्रबल हिंदू शासक। और प्रबल हिंदू शासक की उपाधि इसे दी गई है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने हम्मीर का जो वर्णन किया है वो प्रबल हिंदू शासक के रूप में किया है। एक इसे कहा गया है वीर राजा। वीर राजा इसे कहा गया रसिक प्रिया नाटक के अंदर। और रसिक प्रिया, जैसा कि आप सभी को पता है, राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। कई जगह राजवर्णन का भी उल्लेख मिलता है कि राजवर्णन ग्रंथ के अंदर ये नाम दिया गया, लेकिन यहां हम स्पेशली इस नाम के बारे में देखेंगे, विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन जो इसे नाम दिया गया है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दिया गया है। मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है और प्रबल हिंदू शासक के रूप में भी इसे माना गया। और किसने माना? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे प्रबल हिंदू शासक का नाम दिया जाता है। अब साहब हम राणा हम्मीर की उपलब्धियों के बारे में देखें तो पहली उपलब्धि राणा हम्मीर की मानी जाएगी कि 1326 में, 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा और मालदेव का बेटा था जेसा सोनगरा। मालदेव सोनगरा और जेसा सोनगरा, इनसे चित्तौड़ दुर्ग को वापस छीना था। यानी कि चित्तौड़ दुर्ग वापस प्राप्त किया। मैंने आपको बताया था कि 1303 में चित्तौड़ किले पर खिलजियों का अधिकार हो जाता है और 1320 में खिलजियों का पतन होने के बाद तुगलकों की सल्तनत यहां पर स्थापित होती है।
और मालदेव सोनगरा और जेसा सोनगरा के हाथ में इस किले का शासन प्रशासन होता है। इसलिए मालदेव और जेसा इन दोनों से वापस चित्तौड़ दुर्ग को प्राप्त किया। किसने? राणा हम्मीर ने। इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। आगे इसी क्रम में मैं बात करूंगा कि 1326 में ही एक युद्ध लड़ा गया। वो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध या सिंगोला का युद्ध। तो सिंगोली का जो युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया मेवाड़ के राणा हम्मीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था। 1320 में खिलजियों के पतन के बाद में 1320 में तुगलकों की सत्ता स्थापित होती है और मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में माना जाता है कि राणा हम्मीर जो है वो विजय होता है। राणा हम्मीर के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि राणा हम्मीर ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर को कहा गया अन्नपूर्णा माता का मंदिर। यानी कि चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा आपका राणा हम्मीर। विषम घाटी पंचानन इसे कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा गया, प्रबल हिंदू सम्राट इसे कहा गया, वीर राजा इसे कहा गया और 1326 में इसने वापस से चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। सिंगोली का जो युद्ध हुआ, सिंगोली का मैदान बांसवाड़ा में है। माना जाता है कि 1326 में ही यह युद्ध लड़ा गया था और हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो राणा हम्मीर की इस युद्ध के अंदर विजय हुई और चित्तौड़ में इसने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब राणा हम्मीर 1364 तक शासन करता है और 1364 के बाद में जो अगला शासक होगा उसका नाम है राणा खेता, या इसी को कहा गया है क्षेत्र सिंह। राणा खेता या क्षेत्र सिंह। और इसका शासनकाल रहा 1364 से लेके 1382 ईस्वी तक। राणा खेता या क्षेत्र सिंह। इस राणा खेता के बारे में यह जानकारी मिलती है कि राणा खेता ने मालवा के दिलावर खां को या दिलावर खां की हत्या की। मालवा के दिलावर खां की हत्या की। और जब इसने मालवा के दिलावर खां की हत्या की तो यहीं से मेवाड़ व मालवा संघर्ष की शुरुआत होती है। मेवाड़ व मालवा संघर्ष की शुरुआत होती है। आगे अगर खेता के बारे में देखें तो इतिहास में हमारे आगे अगली कड़ी के अंदर थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद कुछ नाम आएंगे। एक नाम आएगा चाचा और एक नाम आएगा मेरा, जो राणा मोकल के हत्यारे होंगे। ये चाचा और मेरा कौन थे? तो ये चाचा और मेरा राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। दासी पुत्र। और इन्हीं दासी पुत्रों के द्वारा कुंभा के पिता राणा मोकल की हत्या कर दी जाएगी और उस पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राणा कुंभा चाचा और मेरा दोनों की हत्या करवा देगा। तो ये किसके दासी पुत्र थे? तो राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। अगले शासक के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगला शासक आएगा आपका राणा लाखा, या इसी को कहा गया राणा लक्ष्य सिंह। इसका शासनकाल देखें तो 1382 से लेके 1421 तक इसने शासन किया। अब राणा लाखा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूं तो ये मेवाड़ का सबसे लकी शासक था।
लक्की का मतलब भाग्यशाली। इसका भाग्य इतना एडवांस था कि इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सभी चीजें इसको ऑटोमेटिक ही मिल गई। वो कैसे? तो हम देखते हैं कि राणा लाखा एक लक्की शासक कैसे साबित हुआ। तो इसके समय की पहली घटना तो यह है कि इसके समय जावर में, और जावर कहां पे है? जावर है उदयपुर में। जावर में अत्यधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन हुआ, यानी कि चांदी की खाने यहां पे मिलने स्टार्ट हुई। अब चांदी की खाने राणा लाखा के काल में अपने आप मिल गई, इसमें राणा लाखा का तो कोई योगदान नहीं है ना। तो इसके समय पे हम ये मान सकते कि चांदी चांदी हो गई इसकी। तो इसीलिए हम एक तरीके से अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि राणा लाखा का काल आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण काल था, क्योंकि इसी के समय पे जावर में अत्यधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन हुआ, यानी कि चांदी की खाने किसके समय निकली? तो आंसर होगा आपका राणा लाखा। अगली भाग्यशाली बात इसके लिए क्या साबित हुई कि एक बंजारा था, पिच्छू नाम का बंजारा बताया जाता है। कई जगह पे उसे चिड़ीमार बंजारा कहा गया, किसी जगह पे उसे छितर बंजारे के नाम से जाना गया, लेकिन यहां हम सिर्फ बात करेंगे कि इसके समय एक बंजारा था। उस बंजारा ने उदयपुर में एक प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया और इस झील का नाम है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? तो राणा लाखा के समय हुआ। किसने करवाया? तो एक बंजारे ने करवाया। और पिछोला झील कहां पे है? तो यह है आपकी उदयपुर में। और इसके समय पे क्या लक्की हुआ, इसके लिए क्या अच्छा साबित हुआ? तो एक चीज मुझे ये बताओ कि किसी शासक के काल में चांदी निकलना स्टार्ट हो गई, किसी शासक के काल में पिछोला झील, एक झील का निर्माण अपने आप हो गया, तो लक्की शासक साबित हुआ या नहीं हुआ? एक चीज हम यहां देखते हैं कि दो विद्वानों के नाम आते हैं और वो इसके समय इसके दरबार में थे और दोनों ही काफी उस जमाने के महत्वपूर्ण विद्वानों में उनका नाम आता था। एक विद्वान का नाम था धनेश्वर भट्ट और एक विद्वान का नाम था झोटिंग भट्ट। तो क्वेश्चन आ जाए कि धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट ये किसके दरबारी विद्वान थे? तो नाम आएगा आपका राणा लाखा। और राणा लाखा के समय ही बूंदी के नकली किले की एक कहानी जुड़ी हुई है, जिसकी रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया। तो राणा लाखा के समय पे जावर में अत्यधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन प्रारंभ हुआ। राणा लाखा के समय ही पिछोला झील का निर्माण हुआ और राणा लाखा के दरबार में ही धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट इसके दरबारी विद्वान हुए। अब अगली बात अगर हम करें तो राणा लाखा के समय की एक सबसे प्रसिद्ध एक बात है। वो प्रसिद्ध बात क्या है कि राणा लाखा ने अप्रत्याशित रूप से मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया। वाह साहब, देखो आप, चांदी फ्री में मिल गई, पिछोला झील फ्री में, और अब तो विवाह भी फ्री में हो गया। फ्री में कैसे हुआ उसके बारे में हम इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, यह है आपका मेवाड़ और यह है आपका मारवाड़। इस समय मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है राणा लाखा और मारवाड़ का जो शासक है उसका नाम है राव चूड़ा। इस राणा लाखा के ऑलरेडी एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है
पुत्र का नाम है कुंवर चूड़ा। इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, कुंवर चूड़ा या राणा चूड़ा यह है मेवाड़ में, राणा लाखा का बेटा। और राव चूड़ा जो है वो है इस समय मारवाड़ का शासक। इस राव चूड़ा के जो है जो 3 संतानें थी। बड़ा बेटा जो था उसका नाम, ये एक बेटा जो था उसका नाम था कान्हा। दूसरा बेटा जो था उसका नाम था रणमल, और एक बेटी थी उसका नाम था हंसाबाई। ये रणमल बहुत महत्वाकांक्षी था लेकिन इतना योग्य नहीं था, इसीलिए रणमल से नाराज होकर इस राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया कान्हा को। रणमल यह वास्तविक उत्तराधिकारी था, सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन योग्य नहीं होने के कारण और पिता की नाराजगी के चलते राव चूड़ा ने कान्हा को यहां पे मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया। अब रणमल महत्वाकांक्षी था और ये चाहता था कि मैं शासक बनूं, लेकिन मारवाड़ का शासन तो इसके हाथ से निकल चुका है। इसलिए रणमल ने एक रचना रची। रणमल ने क्या किया कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे चारों तरफ मेरी ख्याति फैले और वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार हो, मेरा सिक्का चले मेरा वहां पे। इसलिए इस रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई को अपनी ओर मिला लिया और घोषणा की कि मैं अपनी बहन का विवाह उस व्यक्ति के साथ करना चाहता हूं जो मेरी बहन और उससे उत्पन्न संतान को मेवाड़ का अगला शासक जिस भी रियासत का होगा वहां का नियुक्त करेगा। अब उस समय कुंवर चूड़ा जो है वो कुंवर चूड़ा मेवाड़ का राजकुमार है, राजा है राणा लाखा और राजकुमार है कुंवर चूड़ा। अब यहां पे फिर वो हंसी मजाक वाली बात आ जाती है कि साहब रणमल ने हंसाबाई का जो रिश्ता है, ये हंसाबाई का रिश्ता भिजवाया था कुंवर चूड़ा के पास, लेकिन जो लगन लेकर जाने वाला जो नाई था वो नाई थोड़ा भटक गया और ये जो कुंवर चूड़ा है उस समय स्कूल गया हुआ था, 8वीं-10वीं में पढ़ता था। इसलिए उस लगन लेकर जाने वाले नाई ने क्या किया कि वो रिश्ता सीधा वो यहां कुंवर चूड़ा के पास तो नहीं पहुंचा पाया और कुंवर चूड़ा की जगह वो ले जाकर किसको दे देता है, राणा लाखा को दे देता है। अब राणा लाखा देखता है कि इस बुढ़ापे में, इस घोर बुढ़ापे में मेरे लिए कौन सी लड़की का रिश्ता आया है। तो नाई ने कहा कि साहब मारवाड़ की राजकुमारी है, रणमल की बहन है, हंसाबाई उसका नाम है और काफी रूपवती है, तो ये नारियल स्वीकार करो और विवाह के लिए तैयारियां करो, लेकिन साथ में एक शर्त भी है, अगर आप हंसाबाई से विवाह करेंगे तो आपकी जो संतान उत्पन्न होगी उसी को आपको मेवाड़ का अगला राजा बनाना पड़ेगा। राणा लाखा यहां धुंध में, राणा लाखा ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे उस राजकुमारी की सुंदरता को देखने का मौका तो दो कि राजकुमारी वाकई में इतनी सुंदर है क्या कि मैं उससे उत्पन्न संतान को मेवाड़ का अगला शासक घोषित कर दूं। तो वहां इसका एक चित्र दिखाया गया और राणा लाखा जो है उस फोटो को देखने के बाद बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। अब राणा लाखा अपने विवाह के सपने संजोने लगा और जैसे ही वो लगन लेकर आने वाला नाई जो है वो दरबार से बाहर निकल रहा था तो कुंवर चूड़ा ने उसे देख लिया। अब कुंवर चूड़ा के दिमाग में आया कि यार ये मेवाड़ का तो नहीं है, पोशाक से तो ये मारवाड़ का दूत लगता है और क्या लेने इस दरबार में ये आया था। इसलिए कुंवर चूड़ा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से पूछता है कि पिताजी वो जो मारवाड़ का एक दूत आया था वो क्या लेने आया था। और उसी समय राणा लाखा जो है वो हंसाबाई का फोटो देख रहा था, तो उसने एकदम से छुपाया कि बेटा देख नहीं ले। कुंवर चूड़ा ने जिद की कि नहीं, दिखाओ मुझे किसका फोटो है, दिखाओ मुझे किसका फोटो है। तो फिर साहब राणा लाखा कहता है कि बेटा चूड़ा, बात ऐसी है कि मैं तेरे लिए नई मम्मी लेके आया हूं और तेरी नई मम्मी का रिश्ता मेरे लिए आया है, मारवाड़ की होगी तेरी नई मम्मी। तो राणा चूड़ा का दिमाग खराब है कि पापा दिमाग खराब है तुम्हारा, चलो शादी की उम्र तो मेरी हो रही है, तुमने पहले ही शादी कर रखी है और तुम डबल शादी करने के मूड में हो, मेरे बारे में तो कुछ सोचो।
अभी रुको, मैं मम्मी से जाकर कहता हूं। तो राणा कुंवर चूड़ा ने कहा कि मैं अभी जाकर मां को बताता हूं कि तुम ये बुढ़ापे के अंदर क्या हरकतें कर रहे हो। तो राणा लाखा ने इसको प्रलोभन दिया कि बेटा कहना मत, मैं तेरे को एक अच्छी सी मोटरसाइकिल लाके दूंगा इस बार। जैसे तैसे करके कुंवर चूड़ा जो है वो अपने मन को समझाता है, बोले कोई बात नहीं है, बाप की शादी हो रही है, दोबारा हो रही है, कोई बात नहीं है, बाप को राजी रहने दो। तो इसने यहां पे शादी वादी नहीं की। आगे की बातें आगे देखेंगे। अब साहब यहां हंसाबाई और राणा लाखा इन दोनों का विवाह हो जाता है और इन दोनों से संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम होता है मोकल। अब क्योंकि विवाह की शर्त थी कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगी, लेकिन यहां पे एक धर्म संकट आ गया कि राणा लाखा के पहले वाली पत्नी से कुंवर चूड़ा बेटा था और कुंवर चूड़ा जो है वो उत्तराधिकारी था। तो ये तो बड़ा था और ये छोटा था, लेकिन विवाह की शर्त थी कि मोकल ही राजा बनेगा। इसलिए जब राज्याभिषेक का समय आया, जब राणा लाखा को लगा कि अब मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, तो एक फिर से एक नया विवाद जन्म हुआ। विवाद का यह जन्म हुआ कि राणा लाखा ने जब बताया अपने बेटे चूड़ा को कि बेटा वास्तविक उत्तराधिकारी तो तू है, लेकिन विवाह की शर्तों के अनुसार मैं तुझे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने पहले ही जो है वो घोषणा कर दी थी कि मैं मोकल को ही उत्तराधिकारी बनाऊंगा। चूड़ा का दिमाग खराब कि लुगाई का रिश्ता आया था वो तो तुमने ले लिया, तो पत्नी भी हाथ से गई और मैं बैठा हुआ था कि मैं एक दिन राजा बनूंगा, मेरी शादी होगी, और वो तुमने राजपाट भी भाई को दे दिया। तो यहां पे कुंवर चूड़ा ने अपने पिता की बात को रखने के लिए जो शपथ या जो वादा राणा लाखा ने किया था, उस वादे को निभाने के लिए कुंवर चूड़ा ने शपथ ली कि मैं कभी भी मोकल के सामने अपने उत्तराधिकार का दावा पेश नहीं करूंगा। कभी ये मोकल को नहीं कहूंगा कि गद्दी तो मेरी थी, शासन तो मेरा था, लेकिन तुझे वो किसी कारण से मिल गया, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मोकल तू यहां से हट जा और मैं यहां मेवाड़ का शासक बनूंगा। तो ये शपथ जब कुंवर चूड़ा ने ली, उसी वजह से कुंवर चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो यहां सिर्फ चूड़ा याद नहीं रखना, क्योंकि चूड़ा यहां मारवाड़ का भी शासक है और ऑप्शन में एग्जामिनर पहले ही ऑप्शन के अंदर राव चूड़ा दे देगा और आप चूड़ा देख के बिल्कुल जो है ओवर कॉन्फिडेंट होकर राव चूड़ा कर दोगे। आंसर होगा कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा नहीं है, राणा चूड़ा आ जाए, लेकिन राणा तो नहीं आ सकता क्योंकि अभी तक तो शासक बना ही नहीं। शासक तो वो जो शासक होगा वही तो राणा होगा। तो यहां कुंवर चूड़ा जो है वो मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामह इसलिए कहा कि अपने पिता के वचन को रखने के लिए इसने अपने छोटे भाई मोकल के पक्ष में अपने उत्तराधिकार को त्याग दिया। तो ये मेवाड़ और मारवाड़ की जो साठगांठ थी, हंसाबाई का विवाह जो मेवाड़ में हुआ लाखा के साथ, इसकी ये कहानी थी। अब यहां मैंने आपको बताया था कि चांदी इसके समय निकली, पिचोला झील का निर्माण इसके समय हो गया, हंसाबाई से विवाह भी इसका हो गया, और फिर अंत में 1421 में ये जो है वो मर जाता है। फिर राणा लाखा के बाद 1421 में अगला शासक कौन बनता है, तो वो हम देखेंगे। अगला शासक बनेगा आपका राणा मोकल, लो साहब मोकल। ये बनेगा 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। और राणा मोकल के समय की अगर हम चर्चा करें तो यहां पहले तो हम देखते हैं कि इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। ये विद्वानों के बारे में आजकल काफी क्वेश्चन पूछने लग गए। और फिर देखेंगे कि इसके दरबारी शिल्पी कौन कौन से थे, वास्तुकार कौन कौन से थे। तो इसके जो दरबारी विद्वान थे तो उनमें नाम आएगा, एक तो है योगेश्वर,
और एक नाम आएगा विष्णु भट्ट या भट्ट विष्णु, एक ही बात है। योगेश्वर और विष्णु भट्ट इसके दरबारी विद्वान थे। और इसके शिल्पियों के अंदर देखें तो मना, फना और बीसल इसके दरबारी शिल्पी थे। अगली चीज देखें कि जब राणा मोकल 1433 में शासक बना तो ये अल्प आयु का था, आयु इसकी ज्यादा नहीं थी। इसलिए शासन की जो बागडोर थी वो राजमाता हंसाबाई के हाथों में थी, क्योंकि हंसा की औलाद थी। हंसा लाखा का तो बेटा था। हंसाबाई तो यहां राजमाता थी, शासन की बागडोर उसके हाथ में थी। और जो इसका संरक्षक था मोकल का, वो बनाया गया था यहां पे मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को। इसकी देखरेख का जिम्मेवारी कुंवर चूड़ा की थी। लेकिन एक चीज याद रखना, हंसाबाई जो है वो मोकल की सगी मां है और कुंवर चूड़ा की सौतेली मां है। इसलिए वो अपने सौतेले बेटे को कभी भी नहीं चाहेगी। तो उसके दिमाग में हमेशा जो है वो बार बार शंका उत्पन्न होती थी। वो शक करती थी कि कहीं ये कुंवर चूड़ा जो है वो मेरे बेटे को मारकर गद्दी प्राप्त नहीं कर ले। इसलिए यहां ये हुआ कि ये जो कुंवर चूड़ा था, इस पर हंसाबाई बार बार तंज कसती थी, कमेंट करती थी, इस पर बार बार शक करती थी। इसीलिए ये जो कुंवर चूड़ा है, ये कुंवर चूड़ा भागकर चला जाता है मालवा, नाराज होकर होशंग शाह के पास में। कुंवर चूड़ा मालवा चला जाता है और हंसाबाई अब नया संरक्षक नियुक्त करती है अपने भाई रणमल राठौड़ को। अपने भाई रणमल राठौड़ को मारवाड़ से बुला लेती और रणमल राठौड़ यही चाहता था, इसीलिए उसने हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ करवाया था। कुंवर चूड़ा नाराज होकर मालवा चला जाता है और नया संरक्षक बन जाता है रणमल। और रणमल आते ही मेवाड़ के शासन को अपने हाथ में ले लेता है। जितने भी मेवाड़ी सरदार थे, जितने भी मेवाड़ी लेखक या दरबारी सामंत, जितने भी दरबार में मेवाड़ दरबार में थे, उन सबको हटाकर मारवाड़ के लोगों को यहां पे नए पदों पर बिठा देता है। तो मेवाड़ में मानो ऐसा लगने लगा था कि मेवाड़ नहीं मारवाड़ चल रहा है। जहां देखो उस पद पे मारवाड़ी को बिठा दिया। तो मेवाड़ के लोग काफी इससे परेशान थे और इस वजह से ही रणमल ने जो अव्यवस्था फैलाई थी, जनता इससे काफी परेशान थी, काफी नाराज थी। प्रशासन शिथिल हो चुका था। मेवाड़ लग रहा था कि मानो ये मेवाड़ ही नहीं है, ये मारवाड़ी है, क्योंकि हर पद पर तो कोई ना कोई मारवाड़ी बैठा हुआ था। इसलिए अब हम आगे देखें इसके अंदर, तो हम यहां अभी तो इस बात को छोड़ते हैं, फिर अब जब हम कुंभा पढ़ेंगे तब यहां इस समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे। तो मोकल के समय मैंने आपको बताया कि मोकल का जो संरक्षक था वो कुंवर चूड़ा था और कुंवर चूड़ा जो है ये भागकर मालवा चला जाता है और नया संरक्षक जो है वो नया संरक्षक बन जाता है रणमल राठौड़। हम मोकल के समय की कुछ बातें करें तो मोकल ने 1428 में एक युद्ध किया और युद्ध का नाम था रामपुरा का युद्ध। मोकल ने 1428 में एक युद्ध किया और इस युद्ध का नाम था रामपुरा का युद्ध। और इस रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को मोकल ने पराजित किया। याद रखना, रामपुरा का युद्ध 1428 में मोकल और नागौर के फिरोज खां के बीच में, और इस युद्ध में नागौर का फिरोज खां पराजित हुआ और मोकल की विजय हुई। अगली चीज इसके बारे में देखें तो इसने चित्तौड़ में
एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम था समिधेश्वर महादेव मंदिर। अब चूंकि ये मोकल ने बनवाया है, इसीलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और ये मोकल ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब बैक में जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। मैंने जब आपको शासक बताया था शक्ति सिंह के समय मैंने बताया था कि परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और मुंज के उत्तराधिकारी भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ये वही त्रिभुवन नारायण मंदिर है जिसे मॉडिफाइड करके मोकल ने समिधेश्वर मंदिर का नाम दिया। यानी हम यहां ये कह सकते हैं कि समिधेश्वर मंदिर जो है मूल रूप से त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसे बाद में मोकल ने समिधेश्वर मंदिर के नाम से स्थापित करवाया। तो यहां मोकल के अंदर कुछ चीजें हमने देखी कि योगेश्वर और विष्णु भट्ट इसके दरबारी विद्वान थे। मना, फना और बीसल इसके दरबारी शिल्पी थे। प्रारंभ में इसका संरक्षक कुंवर चूड़ा को नियुक्त किया गया, लेकिन जब राजमाता हंसाबाई सौतेला बेटा होने के कारण बार बार इसके ऊपर शक करती थी, तो यह नाराज होकर मालवा चला जाता है और हंसाबाई संरक्षक के रूप में बुला लेती है अपने भाई रणमल राठौड़ को, और रणमल राठौड़ आके मेवाड़ में अव्यवस्था फैला देता है। 1428 में रामपुरा के युद्ध में मोकल ने नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण मोकल के द्वारा करवाया गया और समिधेश्वर मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है, जो मूल रूप से भोज परमार के द्वारा बनाया गया त्रिभुवन नारायण मंदिर था। अब सब समय आया 1433 ईस्वी का, जब जिलवाड़ा की नाल में मालवा के शासक के विरुद्ध या गुजरात के शासक के विरुद्ध राणा मोकल ने जिलवाड़ा में घेरा डाल रखा था। जब इसने अपना पड़ाव जो है वो जिलवाड़ा में डाल रखा था गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के विरुद्ध, इसी समय धोखे से चाचा व मेरा और इनका सहयोग करता है मेहपा पंवार। राणा मोकल ने 1433 में जब गुजरात के शासक के विरुद्ध झीलवाड़ा में डेरा डाल रखा था या पड़ाव डाल रखा था युद्ध के लिए, तो उस समय चाचा मेरा ने मेहपा पंवार के सहयोग से इस राणा मोकल की हत्या करवा दी। अब चाचा और मेरा के बारे में मैंने आपको भी पहले बताया कि चाचा और मेरा कौन थे, तो राणा खेता के दासी पुत्र थे। इन्होंने क्यों इसे मरवाया, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि राणा खेता की एक दासी थी और वो दासी की जाति थी खातिन। खातिन होते ना, वो वाला खाती। तो राणा खेता की जो दासी थी, जो गर्लफ्रेंड थी, वो थी खातिन, और उसी खातिन के थे ये बच्चे चाचा और मेरा। एक बार ये मोकल के साथ जंगल में जा रहे थे शिकार पर, तो बात में किसी बात पर ये जाति सूचक शब्द का प्रयोग राणा मोकल ने इनके लिए कर लिया और उस बात से ये इतने खफा हुए कि राणा मोकल की हत्या इनके द्वारा कर दी जाती है। तो चाचा और मेरा ने मेहपा परिवार के सहायता से हत्या करवा दी राणा मोकल की। और राणा मोकल के बाद में जो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा वो होगा महाराणा कुंभा। तो हम ये देखते हैं कि अगला जो शासक होगा उसका नाम होगा महाराणा कुंभा, और इनका जो शासनकाल होगा वो होगा 1433 से लेके 1468 ईस्वी तक का। महाराणा कुंभा के जो पिता थे
पिता का नाम था राणा मोकल। इनकी जो माता थी, माता का नाम था सौभाग्य देवी। इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था हीरानंद। बाकी की चीजें हम आगे देखते रहेंगे। पिता का नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी, गुरु का नाम हीरानंद। इस मोकल की हत्या कर दी चाचा और मेरा ने। तो अब कुंभा जब शासक बना 1433 में, तो कुंभा के सामने दो समस्याएं थी। एक समस्या तो थी कि अपने पिता की हत्या का बदला ले, और दूसरी समस्या थी कि रणमल ने मेवाड़ के शासन में, मेवाड़ के प्रशासन में जो अव्यवस्था फैला रखी है, उस अव्यवस्था को कैसे सुधारे, यानी कि मेवाड़ का शासन कैसे संचालित करे। तो दूसरी समस्या थी कि मेवाड़ का शासन संचालित करना, शासन संचालन। ये दो बड़ी समस्याएं महाराणा कुंभा के शासक बनने के समय थी। ऐसी स्थिति में कुंभा ने धैर्य का प्रयोग किया। शौर्य तो इसमें कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन इसने यहां पर धैर्य का परिचय दिया और एक एक करके इन दोनों ही समस्या को समाधान किया। दोनों समस्याओं का समाधान कैसे किया कि यहां मेवाड़ में इस समय मारवाड़ का रणमल अपनी जड़ें जमा चुका है, तो यहां राणा कुंभा ने एक तरकीब अपनाई। हालांकि राणा कुंभा रणमल की भी हत्या करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है? रणमल को अपने मेवाड़ से क्यों हटाना चाहता है? क्योंकि मेवाड़ के शासन में रणमल राठौड़ ने अव्यवस्था स्थापित कर दी थी। लेकिन यहां उसने चालाकी से प्रयोग किया और राणा कुंभा ने उस रणमल राठौड़ की सहायता से, देखो पहली समस्या का समाधान कैसे होगा। राणा कुंभा ने रणमल की सहायता से चाचा और मेरा, इन दोनों की हत्या करवा दी। राणा कुंभा ने, देखो दो समस्याएं थी, पिता की हत्या का बदला लेना और मेवाड़ का शासन संचालित करना। इनको अब राणा कुंभा धैर्य का परिचय देगा। राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ को यूज किया और रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा और मेरा, इन दोनों की हत्या करवा दी। लेकिन इनका जो तीसरा शासक था, तीसरा जो साथी था, मेहता पौवार, यह मेहता पौवार यहां से भागकर चला जाता है मालवा। राणा कुंभा ने अपनी पहली समस्या का समाधान इस तरीके से किया कि रणमल राठौड़ की सहायता से उसने चाचा और मेरा की हत्या करवा के अपने पिता की हत्या का बदला लिया। लेकिन इनका जो सहयोगी था, जो साथी था, वो भागकर चला जाता है मालवा। अगली समस्या का समाधान कैसे होगा? तो दूसरी समस्या है ये। अब दूसरी समस्या के अंदर एक नई चीज यहां पे जुड़ती है। एक लव ट्रायंगल यहां पे बनता है। एक नर्तकी है भारमली। ये रणमल जो है ये प्रेम करता है उस नर्तकी से, और उस नर्तकी का नाम है भारमली। और भारमली जिससे प्रेम करती है उसका नाम है कुंभा। इसी वजह से ये रणमल राठौड़ जो है वो मारना चाहता है कुंभा को, क्योंकि भारमली प्रेम करती थी कुंभा से। और रणमल जब भी अपने मन की बात भारमली के सामने रखता था, जब भी इसको प्रपोज करता था, तब तब जो है वो भारमली उससे मना कर देती थी कि मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूं, ऑलरेडी किसी को अपना दिल दे चुकी हूं। किसे दे चुकी हूं? राणा कुंभा को दे चुकी हूं। इसलिए रणमल और भारमली के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था राणा कुंभा। इसीलिए रणमल राठौड़ भारमली को प्राप्त करने के लिए और मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए राणा कुंभा का दुश्मन बन बैठा था। अब साहब एक दिन रणमल ने भारमली को बुलाया
और भारमली से कहा कि भारमली, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। भारमली समझ गई कि तू वही तेरा ठरकीपन दिखाएगा, तो अभी मेरे को आई लव यू बोलेगा, मेरे को प्रपोज करेगा, लेकिन मेरा वही जवाब होगा जो मेरा पहले जवाब था। मेरा जवाब पहले भी यही था कि मैं कुंभा से प्यार करती हूं, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। तो रणमल ने कहा कि इस बार मैं तेरे को प्रपोज नहीं कर रहा, इस बार मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, और फायदा यह है कि तू एक काम है, उस काम में मेरा सहयोग कर। अगर तू उस काम में मेरा सहयोग कर देगी तो मैं तो बन जाऊंगा मेवाड़ का राजा और तू बन जाएगी मेवाड़ की रानी। भारमली को लालच हुआ कि बता ऐसा कोई काम तो जल्दी बता, अभी कर देती हूं। रणमल ने कहा कि भारमली तू जा और राणा कुंभा की हत्या कर दे। भारमली ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो प्यार करती हूँ, कैसे हत्या कर दूंगी उसकी। लेकिन रणमल ने कहा कि देखो प्यार व्यार अलग चीज है, यहां तेरे को राज्य मिल रहा है, तेरे को पूरा राज्य दूंगा मैं। भारमली 1 मिनट के लिए राजी हुई। 1 मिनट के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं कुंभा की हत्या करके ही मानूंगी। और जैसे ही भारमली कुंभा की हत्या करने के लिए गई, तो जैसे ही कुंभा के सामने भारमली आती है और दोनों की जब नजरें एक दूसरे से मिलती है, तो भारमली यहां पे फिर पिघल जाती है। भारमली जो है वो कुंभा की हत्या कर ही नहीं पाती है, और जो वास्तविक बात थी वो जाके कुंभा को बता देती है कि देखो महाराज, आज मेरे हाथ से एक अनर्थ होने वाला था, लेकिन अपना प्यार बीच में आ गया, मैं आपसे अथाह प्रेम करती हूं, इसीलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूं कि रणमल राठौड़ आपकी हत्या करवाना चाहता है। कुंभा का दिमाग खराब कि ये क्या हो गया, रणमल राठौड़ मुझे मरवाना चाहता था, ये तो बढ़िया है कि भारमली के माध्यम से मरवाना चाहता था। अगर कोई और औरत होती या कोई और माध्यम होता तो मैं तो मर चुका होता अब तक। लेकिन महाराज मैं आपको मारूंगी नहीं, मैं इसलिए नहीं मारूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूं। तो राणा कुंभा ने कहा कि तू क्या वास्तविकता में मुझसे प्यार करती है क्या? रणमल ने कहा कि कभी भी आजमा लेना। तो कुंभा ने कहा कि कभी भी से क्या मतलब है, आज ही आजमा लेता हूं। तू एक काम कर, अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करती है और तू वास्तविकता में ये कहती है कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं, तो तू एक काम कर, रणमल ने तुझे भिजवाया था मुझे मारने के लिए, लेकिन तू यहां अपने प्रेम का परिचय दे और तू जाके उल्टा रणमल की हत्या कर दे। भारमली ने कुंभा की बात को माना और भारमली जाती है और रणमल की हत्या करती है। ये भारमली रणमल के पास जाती है और कहती है कि आपका काम हो गया, मैंने कुंभा की हत्या कर दी, तो आज तो फिर पार्टी हो जाए, तो आओ आज हवेली पे। तो भारमली ने रणमल को बुला लिया, 1 पेग पिलाया, 2 पेग पिलाया, तीसरा पेग पिलाया और चौथा पेग पी नहीं पाए, तो रणमल जी वहीं पे ढेर हो गए। तो यह मतलब यह है कि रणमल प्यार करता है भारमली से और भारमली प्यार करती है कुंभा से। रणमल ने भारमली के माध्यम से कुंभा को मरवाना चाहा, लेकिन कुंभा ने क्या किया कि उल्टा भारमली के माध्यम से ही रणमल की हत्या करवा दी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि राणा कुंभा जब शासक बना तो उसके सामने 2 समस्याएं थी। एक तो पिता की हत्या का बदला लेना, वो इसने रणमल के माध्यम से पूरा किया, चाचा और मेरा की हत्या करवा दी। और दूसरा था कि मेवाड़ में जो अव्यवस्था रणमल ने स्थापित की है उसका समाधान करना। वो उसने इस तरीके से इस समस्या का समाधान किया कि भारमली के माध्यम से रणमल की हत्या करवा दी। दोनों समस्याओं का समाधान होने के बाद अब कुंभा का शासनकाल आगे की ओर प्रस्थान करता है। तो यहां महाराणा कुंभा जो है ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, बड़ा चैप्टर है, एक ऐतिहासिक विषय है। इसीलिए यहां राणा कुंभा को हम एक रामायण की तरह नहीं पढ़कर कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने अगर चौहानों में विग्रहराज चौहान देखा हो, तो विग्रहराज चौहान के अंदर ही मैंने आपको यही बताया था कि आप किसी भी एक बड़े शासक को डिवाइड करके टुकड़ों में बांट के पढ़ सकते हैं काफी आसानी के साथ। तो यहां हम राणा कुंभा के बारे में देखेंगे, तो राणा कुंभा के कुछ पॉइंट्स हम यहां पे लेंगे। जैसे राणा कुंभा एक योद्धा भी था, राणा कुंभा एक विद्वान भी था, राणा कुंभा एक निर्माता भी था, राणा कुंभा विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके राणा कुंभा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहां
पहला पॉइंट मैं लूंगा कि राणा कुंभा एक योद्धा के रूप में राणा कुंभा ने क्या क्या किया। तो इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी वीरता के बारे में हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 चीजें पढ़ सकते हैं। पहला तो ये कि एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध 1437 में। दूसरा, इसके समय एक संधि हुई और उस संधि को कहा जाता है आवल बावल की संधि 1453 में। तीसरी इसके समय की एक घटना है चंपानेर की संधि। इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला सारंगपुर की लड़ाई, दूसरा आवल बावल की संधि और तीसरी चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई। अब सब सारंगपुर की लड़ाई के बारे में हम अगर देखें तो सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ। मैंने अभी आपको बताया था कि रणमल राठौड़ की सहायता से राणा कुंभा ने चाचा और मेरा की तो हत्या कर दी, लेकिन मेहता परिवार जो था वो भागकर चला जाता है मालवा। इसी वजह से मालवा और मेवाड़ यानी कि राणा कुंभा और मालवा के शासक के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा और वो युद्ध कहलाएगा आपको सारंगपुर का युद्ध। तो यहां हम देखेंगे कि सारंगपुर के युद्ध में कुंभा वर्सेस मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजय कौन हुआ तो राणा कुंभा विजय हुआ। युद्ध क्यों हुआ तो राणा कुंभा ने जब चाचा और मेरा की हत्या करवाई तो मेहता परिवार भागकर चला गया महमूद खिलजी की शरण में मालवा, और इस महमूद खिलजी फर्स्ट को सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया बाद में राणा कुंभा ने। 1437 में यह युद्ध लड़ा गया और इस विजय को लंबे समय तक याद रखने के लिए, इस विजय को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए राणा कुंभा ने एक प्रतीक के रूप में निर्माण करवाया चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का। तो क्वेश्चन आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर होगा राणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है, तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। आगे क्वेश्चन आए कि किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो आंसर होगा सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ, तो कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि महमूद खिलजी ने मेहता परिवार को शरण दी थी। तो एक पॉइंट तो हो गया आपका ये वाला। अब दूसरी बात करते हैं कि साहब आवल बावल की संधि जो 1453 में हुई ये क्या थी। तो साहब ये जो संधि थी ये हुई राणा कुंभा और मारवाड़ का जो रणमल था उसके बेटे राव जोधा के बीच में। कि जब राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की हत्या करवाई तो उसका बेटा जो राव जोधा था वो भी मेवाड़ में ही था। वो मेवाड़ छोड़कर डर के मारे जो है वो चला जाता है मारवाड़ में, और फिर बाद में मारवाड़ में मेवाड़ से जो राणा कुंभा है वो मालवा से राव कुंवर चूड़ा जो है उस कुंवर चूड़ा को वापस बुला लेता है। जो मालवा चला गया था ना हंसाराय से नाराज होकर मोकल के समय में, उसको वापस बुला लेता है और उसको ये समझाता है कि मैंने तो अपने पिता की हत्या का बदला रणमल को मार के ले लिया, और अब अगर तू अपने अपमान का बदला लेना चाहता है तो तू राव जोधा की हत्या कर दे।
तो फिर राव जोधा और कुंवर चूड़ा इनके बीच में भी संघर्ष हुए। तो राजमाता हंसाबाई ने यहां कुंभा, तो राजमाता हंसाबाई कुंभा की तो लगती है दादी और राव जोधा की लगती है भुआ। राजमाता हंसाबाई ने कुंभा और राव जोधा के बीच में एक संधि करवाई, एक समझौता करवाया और उसे कहा जाता है आवल बावल की संधि। इस संधि के क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला तो ये कि इस संधि के माध्यम से मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा थी, इस सीमा का निर्धारण हुआ। इस संधि से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ और इस संधि का जो केंद्र हुआ, जहां से विभाजन माना गया, वो माना गया सोजत पाली को। यानी कि पाली के पश्चिम का जो क्षेत्र था वो मारवाड़ यानी कि राव जोधा के अधिकार में होगा और पाली के पूर्व का जो हिस्सा होगा वो मेवाड़ में यानी कि राणा कुंभा के अधीन होगा। दूसरी चीज कि राव जोधा की बेटी थी, उसका नाम था श्रृंगार देवी। राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा का जो बेटा था रायमल, उसके साथ करवाया। यानी कि श्रृंगार देवी का विवाह इस संधि के माध्यम से किससे हुआ? तो कुंभा के बेटे रायमल से हुआ। तो ये आवल बावल की जो संधि थी, इससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ और ये संधि किस किस के बीच हुई? तो कुंभा और राव जोधा के बीच में ये संधि हुई। अगली चीज देखें तो सब चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई? तो यहां चंपानेर की संधि कुंभा के साथ नहीं हुई किसी की, यहां चंपानेर की संधि की गई कि ये जो मालवा का महमूद खिलजी यहां पराजित हुआ था, मालवा का महमूद खिलजी जो यहां सारंगपुर के युद्ध में पराजित हुआ था, वो अपनी हार का बदला लेना चाहता है राणा कुंभा से। इसीलिए जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, इसने जो अपना पड़ोसी राज्य था, पड़ोसी मुस्लिम राज्य था गुजरात, और गुजरात का शासक था कुतुब शाह। गुजरात का शासक था कुतुब शाह। मालवा के महमूद खिलजी ने गुजरात के कुतुब शाह के साथ एक संधि की और इस संधि के अंदर यह समझौता किया कि गुजरात और मालवा की दोनों की जो संयुक्त सेना है, यह संयुक्त सेना पराजित करेगी कुंभा को। यानी कुंभा के खिलाफ मालवा और गुजरात के बीच में जो समझौता हुआ उसे कहा गया चंपानेर की संधि। इस संधि के तहत गुजरात और मालवा की दोनों की संयुक्त सेनाएं कुंभा से युद्ध लड़ने के लिए जाती है और इन सेनाओं के बीच में युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में। बदनौर है भीलवाड़ा में। यानी कि एक तरफ तो कुंभा अकेला और एक तरफ महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुब शाह, दोनों एक साथ। बदनौर का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त हुई राणा कुंभा को। यानी कि फिर से महमूद खिलजी को पराजित कर दिया और फिर से गुजरात के शासक कुतुब शाह को इसने पराजित कर दिया। और बदनौर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इस विजय को भी लंबे समय तक याद रखने के लिए या इसको चिर स्थायी बनाए रखने के लिए राणा कुंभा ने बदनौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया और वो मंदिर था कुशाला माता का मंदिर। यानी कि ये देखो, फिर से देखो, सारंगपुर की विजय जो हुई उसके उपलक्ष्य में तो कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लेकिन चंपानेर की संधि के बाद जो बदनौर का युद्ध हुआ, उस बदनौर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इसने कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाया बदनौर में। एक बार फिर से देखते हैं राणा कुंभा एक योद्धा। ये एपिसोड हम पढ़ रहे थे, इसमें 3 चीजें हमने देखी। पहला, सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में 1437 में लड़ा गया।
क्यों लड़ा गया कि महमूद खिलजी की शरण में चला जाता है मेहता पंवार, और इस विजय के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। आवल बावल की संधि क्यों हुई? तो साहब राणा कुंभा राव जोधा को भी मारना चाहता था, इस वजह से, और राव जोधा कौन था? रणमल का बेटा था। इस वजह से जो हंसाबाई थी, अब हंसाबाई जो है वो कुंभा की दादी है और राव जोधा की बुआजी लगती है। वो इन दोनों के बीच युद्ध को रुकवाना चाहती है, वो चाहती है कि ये दोनों युद्ध ना लड़े, इसलिए ये समझौता हंसाबाई ने करवाया अपनी मध्यस्थता से आवल बावल की संधि। इसके माध्यम से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया और सोजत को इसका केंद्र बनाया गया। इस संधि के बाद ही राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ में किया। अगली चीज देखें तो सब चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि कुंभा के साथ नहीं हुई, कुंभा के खिलाफ हुई, कुंभा को पराजित करने के लिए हुई। तो किस किस के बीच हुई? तो यहां जो सारंगपुर के युद्ध में मालवा का महमूद खिलजी पराजित हुआ, वो अपनी हार का बदला लेने के लिए गुजरात के कुतुब शाह के साथ एक समझौता करता है और कहता है कि हम दोनों मुस्लिम शासक मिलकर उस राणा कुंभा को पराजित करेंगे। और इन सेनाओं के बीच में युद्ध होता है बदनौर का युद्ध 1457 में, और इस युद्ध में भी राणा कुंभा इनको बुरी तरीके से पराजित करता है और इस विजय को लंबे समय तक याद रखने के लिए यहां भी विजय के प्रतीक के रूप में कुशला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। तो राणा कुंभा एक योद्धा था, ये पॉइंट हमने देखा। अब यहां इस एरिया, इसके बाद में राणा कुंभा ने सिरोही को भी जीता, राणा कुंभा ने अपना कई साम्राज्य एक बड़े क्षेत्रफल के अंदर विस्तृत किया। लेकिन राणा कुंभा के इस पॉइंट के अंदर हम सारंगपुर का युद्ध, आवल बावल की संधि और चंपानेर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। अगला जो पॉइंट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि राणा कुंभा एक योद्धा तो हमने देखा, अब हम अगले पॉइंट में राणा कुंभा एक विद्वान के रूप में हम देखेंगे। राणा कुंभा एक विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में हम देखेंगे, विद्वानों का आश्रयदाता। राणा कुंभा एक निर्माता के रूप में हम देखेंगे और राणा कुंभा की कुछ उपाधियां हम देखेंगे। इस तरीके से हम राणा कुंभा को कंप्लीट सिलेबस के रूप में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे राणा कुंभा एक विद्वान, विद्वानों का आश्रयदाता, एक निर्माता और राणा कुंभा की उपाधियां, और फिर बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे विद्वान, ऐसे पराक्रमी शासक की जो मृत्यु है वो अपने ही बेटे उदा के द्वारा कर दी जाती है, और उदा जो है किस प्रकार से इतिहास में पितृहंता के नाम से, यानी कि मेवाड़ का पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे इन सभी पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।